अब हम बात करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। कोलोरेक्टल कैंसर का जो प्रिपोंडेरेंस होता है वो मेल्स में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। 55 ईयर्स के एज के बाद होता है। सारे जीआईटी कैंसर्स एक्सेप्ट फॉर गॉल ब्लैडर कैंसर्स, ये इन्फॉर्मेशन सेम रहेगी। मेल्स के अंदर प्रिपोंडेरेंस ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू फीमेल्स, एंड 55 ईयर्स के एज के बाद होगा। मोस्ट कॉमन जीआई कैंसर, अगर आपको ऐसा एमसीक्यू पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कोलोरेक्टल कैंसर। इट इज द मोस्ट कॉमन जीआईटी कैंसर। लेकिन अगर आपको ऑप्शन सेपरेटली दिए हुए हैं, मतलब आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन जीआई कैंसर, और आपको ऑप्शंस में है इसोफेगस, रेक्टम, सिग्मॉइड, सीकम, तो आपका आंसर जो है वो रेक्टम हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन में अगर आपका ऑप्शन रहे इसोफेगस, जेजोनम, आइलियम एंड कोलोरेक्टल कैंसर, तो उस केस में आपका आंसर जो है कोलोरेक्टल कैंसर हो जाएगा। कोलोरेक्टल कैंसर जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज भी है आपके कैंसर डेथ का इन जीआईटी। और कोलोरेक्टल कैंसर जो है ज्यादातर लेफ्ट साइडेड कैंसर होता है एज कम्पेयर टू राइट साइडेड, मतलब इट इज मोर कॉमन इन लेफ्ट साइड एज कम्पेयर टू राइट साइड। ये आप इसको याद रखें क्योंकि एक एमसीक्यू में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम डाइटरी फैक्टर्स के बारे में। तो डाइटरी फैक्टर्स के अंदर क्या होता है ना, आप पहले ये चार प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के बारे में जान लीजिए। कैल्शियम, विटामिन सी, सेलेनियम और हाई फाइबर डाइट, ये चारों के चारों प्रोटेक्टिव होते हैं। ये चारों के चारों क्या होता है, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। किसके लिए? चारों के चारों आपके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। अब इनका उल्टा क्या होगा, रिस्क फैक्टर होगा ऑब्वियसली, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, विटामिन सी, सेलेनियम एंड लो फाइबर डाइट, ये आपकी बेसिकली क्या है, रिस्क फैक्टर्स है फॉर दी कोलोरेक्टल कैंसर। साथ में जो रेड मीट होता है, इसको भी आप याद रखें, रेड मीट का बहुत अच्छा हाई रिस्क फैक्टर होता है ये रेड मीट फॉर द कोलोरेक्टल कैंसर। उसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल्स एंड नाइट्रोस कंपाउंड्स, जिनके बारे में हमने स्टडी किया था स्टमक कैंसर के अंदर, कि ये हाई रिस्क होते हैं फॉर स्टमक कैंसर। यहाँ पर कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर ये लो रिस्क फैक्टर्स होता है, तीनों, स्मोकिंग, अल्कोहल्स एंड नाइट्रोस कंपाउंड। और उसके अलावा आपके दो है, दैट इज ओबेसिटी एंड इंक्रीज्ड फैटी डाइट। ये दोनों आपके पूरे जीआईटी के अंदर जितने भी एडिनोकार्सिनोमास आएंगे, उन सब के लिए आपके बेसिकली ओबेसिटी एंड हाई फैटी डाइट जो है ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि रेडिएशन का एक्सपोजर, ये भी रिस्क फैक्टर होता है कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी, मतलब कोलेसिस्टेक्टोमी होने के बाद जो राइट साइडेड कैंसर होता है उनके रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। तो क्या होता है, आफ्टर कोलेसिस्टेक्टोमी बाइल का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, जिसके कारण जो राइट साइडेड कैंसर होते हैं उनके रिस्क जो है वो बढ़ जाती है। अब राइट साइड में भी किस कैंसर की ज्यादा सबसे ज्यादा रिस्क बढ़ती है, कोलॉन की सबसे ज्यादा रिस्क बढ़ती है, फॉलोड बाय पैंक्रियास, फॉलोड बाय स्टमक। फिर हम बात करते हैं आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिसीज के बारे में। दोनों क्या है, इन्फ्लेमेटरी बावल डिसीज है। इसमें से जो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये कोलोरेक्टल कैंसर के लिए ज्यादा रिस्क पोज करता है एज कंपेयर टू क्रॉन्स डिसीज। क्रॉन्स डिसीज जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कैंसर के लिए ज्यादा रिस्क पोज करता है एज कंपेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो अल्सरेटिव पार्ट होता है ये एक्चुअल में कैंसर डेवलप करता है। और आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में इस डेटा को याद रखना पड़ेगा। ये कहता है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस 10 ईयर्स तक, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस 10 साल तक 2% रिस्क होती है ऑफ डेवलपिंग कैंसर। ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस 20 साल तक अगर आप देखोगे तो 8% चांस होता है ऑफ डेवलपिंग कैंसर। और मतलब ये पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस किसका, अल्सरेटिव कोलाइटिस का। और अल्सरेटिव कोलाइटिस के डायग्नोसिस के 30 साल के बाद देर इज अ चांस ऑफ 18% दैट वो पेशेंट जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस से कैंसर डेवलप कर सकता है। ठीक है, तो ये रिस्क है बेसिकली आपके हर डिकेड के हिसाब से। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा गया है। जो आपका पांचवा रिस्क फैक्टर है वो है आपके फैमिलियल कॉजेस। फैमिलियल कॉजेस आपके कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें डिटेल में स्टडी करना है। फैमिलियल कॉजेस को हम दो भागों में बांटते हैं, एक पॉलिप्स जो कैंसर से एसोसिएटेड होते हैं, और एक बिना पॉलिप के जो कैंसर से एसोसिएटेड होते हैं। बिना पॉलिप के जो कैंसर से एसोसिएटेड होते हैं उनको हम कहते हैं हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोन कैंसर। ये मोस्ट कॉमन होते हैं, ज्यादा कॉमन होते हैं। मतलब फैमिलियल कॉजेस में एचएनपीसीसी ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू पॉलिप। पॉलिप दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपके एडिनोमेटस टाइप के और एक होता है आपके हमार्टोमेटस टाइप के। दो टाइप के पॉलिप्स होते हैं। तो अब एडिनोमेटस पॉलिप्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो एडिनोमेटस पॉलिप्स के अंदर सबसे पहले आता है आपका फैप। फैप मतलब क्या, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप। तो ये जो फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप होता है ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है, जिसमें जो जीन इंप्लीकेटेड होता है वो होता है एपीसी जीन। इसका एक्चुअल में डिलीशन होता है। और याद रखें कि ये जो एपीसी जीन है ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। जब इसका डिलीशन होता है तो इस पाथवे का एक्टिवेशन होता है जिसे हम कहते हैं बीटा कैटेनिन पाथवे। और ये एपीसी जीन जो है क्रोमोसोम 5q के ऊपर प्रेजेंट होता है।
तो फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज जिसके अंदर एपीसी जीन का डिलीशन हो जाता है, जिसके कारण बीटा कैटेनिन पाथवे का एक्टिवेशन हो जाता है, और ये एपीसी जीन प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 5q के ऊपर। ठीक है, अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है फैप का? देखो, फैप के अंदर कभी भी आप याद रखो मोर देन 100 पॉलिप्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये तीन आपके बेसिकली डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में बैठता है फैप में। पहला, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होनी चाहिए, मोर देन 100 पॉलिप्स होनी चाहिए, और ये पॉलिप्स आपके एडिनोमेटस पॉलिप्स होनी चाहिए। ये तीन चीजें आपके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ फैप में बैठती है। ठीक है, अब नेचुरल कोर्स ऑफ डिसीज कैसा होता है वो आपको समझा। कोई चिल्ड्रन है, कोई बच्चा है, मतलब जिसकी एज है 3 इयर्स, आपको पता चला कि इस बच्चे के अंदर एपीसी जीन जो है वो डिलीटेड है, मतलब नहीं है, तो आप अगर इस एज में इसके कोलोनोस्कोपी करवाओगे, सिग्मोइडोस्कोपी कराओगे, तो आपको कोई पॉलिप दिखा गया? आपको कोई पॉलिप जो है वो नहीं देखने को, क्योंकि वो बच्चा जिसमें एपीसी जीन ऑलरेडी डिलीटेड है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, उसमें भी 12 साल के बाद जो है पहला पॉलिप देखने को मिलेगा। मतलब सेकेंड डिकेड में जो है पहला पॉलिप देखने को मिलेगा। फिर थर्ड डिकेड के अंदर, मतलब उसके 10 साल के बाद, ये पॉलिप का नंबर जो है मोर देन 100 हो जाएगा। और जब आपका पॉलिप्स का नंबर 100 हो जाएगा, तो उसके 10 साल के बाद जो कैंसर का रिस्क रहेगा वो 100% रहेगा। मतलब क्या बताया मैंने कि इन सेकेंड डिकेड, 12 साल के बाद सेकेंड डिकेड में आपका पहला पॉलिप आएगा, थर्ड डिकेड के अंदर ये पॉलिप का नंबर मोर देन 100 हो जाएगा, और फोर्थ डिकेड के अंदर जो कैंसर के रिस्क रहेगी, क्योंकि आपके पॉलिप्स का नंबर 100 से ज्यादा हो चुका है, जो आपकी कैंसर के रिस्क रहेगी, कोलन कैंसर के रिस्क, वो मोर देन वो 100% हो जाएगी आपकी कोलन कैंसर। इसीलिए चूंकि आपका पहला जो पॉलिप है वो सेकेंड डिकेड में आफ्टर 12 ईयर्स आ रहा है, इसलिए जो आपकी एज ऑफ स्क्रीनिंग है ये मोर देन 10 ईयर्स है। और ये स्क्रीनिंग के लिए आप जो टेस्ट करते हो दैट इज सिग्मोइडोस्कोपी, या फिर जिसे हम कोलोनोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अब मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा पेशेंट है जो कि फैप पेशेंट है, मतलब उसके आपको इंटेस्टाइन में, आपको उसके जीआईटी के अंदर बहुत सारे बठेरे हैं, 100 से ज्यादा पॉलिप्स दिख रहे हैं, और वो एपीसी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो प्रोफाइलैक्टिकली उस पेशेंट में आप थर्ड से फोर्थ डिकेड के बीच में एडवाइस करोगे उसको टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी। टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी के अंदर क्या करते हो आप? पूरे के पूरे कोलॉन को और पूरे के पूरे रेक्टम को, इन दोनों पार्ट्स को हम पूरा का पूरा रिमूव कर देते हैं। इससे आपका जो आइलियम है, अब इसको हमें एनास्टोमोस करना है एनल कनाल के साथ, क्योंकि बीच के हमने कोलोन और रेक्टम को तो रिमूव कर दिया ना। तो आइलियम को डायरेक्ट हम एनल कनाल से एनास्टोमोस नहीं करते, पहले हम आइलियम का पाउच बनाते हैं, और फिर उसको हम एनल कनाल के साथ एनास्टोमोसिस करते हैं, और इसको हम कहते हैं आइलियल पाउच एनल एनास्टोमोसिस, जो कि हम एडवाइस करते हैं इन द पेशेंट्स हु आर फैप पेशेंट, एपीसी पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ डिकेड के अंदर टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी करते हैं विथ आइलियल पाउच एंड एनास्टोमोसिस। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विथ फैप इज कोलोरेक्टल कैंसर। अगर हम बात करें सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन जीआईटी जो फैप से एसोसिएटेड है, वो है आपका पेरी एम्पुलरी कैंसर। लेकिन ये क्या है ना, ये सेकंड मोस्ट कैंसर है जो फैप से एसोसिएटेड है इन जीआईटी। अगर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर, या फिर अगर आपको बोला जाए कि मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल कैंसर कौन सा है, तो वो है आपका थायराइड। और थायराइड का कौन सा वेरिएंट? पैपिलरी वेरिएंट जो है वो मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल कैंसर। सिमिलरली मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो वो आपका CHRP ही है, दैट इज कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफी ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है। ये बेसिकली आपका एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन है, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन, जो कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसलिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत इसे नहीं पड़ती। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस दिया गया है। ये एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस बेसिकली ये बताता है कि आपका नॉर्मल म्यूकोजा कैसे कार्सिनोमा के अंदर डेवलप कर जाता है, और ये दिया था एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस बाय फियरॉन एंड वोगेलस्टेन इन साइंटिस्ट के द्वारा ये थ्योरी दी गई। अकॉर्डिंग टू दिस, जो आपका नॉर्मल म्यूकोजा होता है, जब एपीसी के अंदर डिलीशन होता है जिसके कारण बीटा कैटेनिन पाथवे का एक्टिवेशन होता है, साथ में एक और पाथवे का एक्टिवेशन होता है जिसे हम कहते हैं WNT पाथवे, जिसके अंदर ये दो कंपोनेंट्स होता है। इन सारी चीजों के कारण आपका जो नॉर्मल म्यूकोजा है वो बेसिकली एबरेंट डिस्प्लास्टिक क्रिप्ट्स के अंदर कन्वर्ट होता है। ये आपका नॉर्मल म्यूकोजा था, अब उसके अंदर एबरेंट डिस्प्लास्टिक क्रिप्ट्स बन गए बेसिकली। और ये एबरेंट डिस्प्लास्टिक क्रिप्ट्स के अंदर जब कॉक्स एक्ट करता है, तो ये एबरेंट डिस्प्लास्टिक क्रिप्ट्स को बेसिकली कन्वर्ट कर देता है अर्ली एडेनोमा के अंदर। अब ये अर्ली एडेनोमा तक जो है ना, आपका म्यूकोजा रिवर्सिबल है। मतलब यहां से भी अगर आप कॉक्स इनहिबिटर्स दोगे, तो जो यहां से अर्ली एडेनोमा की स्टेट से भी जो आपका म्यूकोजा है नॉर्मल म्यूकोजा तक पहुंच सकता है। लेकिन एक बार अर्ली एडेनोमा इंटरमीडिएट एडेनोमा के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो अब ये यहां से रिवर्सिबल नहीं है, अर्ली एडेनोमा से ही रिवर्सिबल।
अर्ली एडेनोमा फिर आपके इंटरमीडिएट एडेनोमा के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ पर जो जीन इम्प्लीकेटेड है वो आपका रास जीन होता है, क्रोमोसोम नंबर 12p। फिर इंटरमीडिएट एडेनोमा जो है ये लेट एडेनोमा के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ पर दो जीन्स इम्प्लीकेटेड है, जीन डीसीसी एंड जीन स्मैड4। इसमें से जीन डीसीसी क्रोमोसोम नंबर 18 पे प्रेजेंट होता है। फिर लेट एडेनोमा आपका कार्सिनोमा के अंदर कन्वर्ट होता है, और लेट एडेनोमा कार्सिनोमा के अंदर जब कन्वर्ट होता है, यहाँ पर जो जीन इम्प्लीकेटेड होता है वो होता है p53 क्रोमोसोम नंबर 17। इस पूरे एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस के अंदर कौन सा ऑन्कोजीन लास्ट में एक्ट करता है? तो आंसर है p53, ये एक पीवाईक्यू है। ठीक है, तो अब ये सवाल हम सॉल्व करते हैं। एक फैमिलियल एडेनोमाइटिस पॉलिपोसिस है, कौन से स्टेटमेंट ट्रू है वो बोला गया। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 100 कोलोरेक्टल पॉलिप्स, करेक्ट है भाई। पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, करेक्ट है भाई। ऑटोसोमल रिसेसिव, जी नहीं, इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है। जेनेटिक म्यूटेशन क्रोमोसोम नंबर 5, ये भी करेक्ट है। क्रोमोसोम नंबर 5q के ऊपर एपीसी जीन प्रेजेंट होता है जिसका डिलीशन हो जाता है। तो 1 to 4 आपके ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फिर हम बात करते हैं इस सवाल के बारे में। देखो, फैप को डायग्नोस करने के लिए आपको बहुत एक क्लासिकल चीज बता देता हूं। कोलोनोस्कोपी के ऊपर अगर आपको मोर देन 100 एडिनोमेटस पॉलिप्स मिलते हैं, कोलोनोस्कोपी के ऊपर आपको अगर मोर देन 100 एडिनोमेटस पॉलिप्स मिलता है और कैंसर रिस्क 100% है, तो ये आपका फैप ही होगा और कोई डायग्नोसिस हो नहीं सकता। ओके, और एपीसी जीन का म्यूटेशन होना चाहिए। मतलब ये मल्टीपल एडिनोमेटस पॉलिप्स ऑन कोलोनोस्कोपी, एपीसी जीन की म्यूटेशन पॉजिटिव, आपका डायग्नोसिस फैप। तो यहाँ पर 45 साल का बंदा है जो कोलोनोस्कोपी की उसकी, क्योंकि ब्लीडिंग पर रेक्टम की कंप्लेंट से आया था। कोलोनोस्कोपी के अंदर मल्टीपल कोलोरेक्टल पॉलिप्स आपको दिखे। बायोप्सी पे आपको पता चला कि ये पॉलिप्स विलस एडेनोमेटस टाइप्स के पॉलिप्स है जो बियॉन्ड स्टॉक एक्सटेंड कर रहे थे। पेशेंट वाज आल्सो फाउंड पॉजिटिव फॉर एपीसी जीन म्यूटेशन। कौन सी नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट रही? तो चूंकि ये 45 साल का ऑलरेडी हो चुका है, इसके पास मल्टीपल एडेनोमेटस पॉलिप्स भी है और एपीसी जीन का म्यूटेशन भी है, तो यहाँ पर फैप है। लेकिन अब चूंकि कैंसर के अंदर डेवलप नहीं किया, तो हम एडवाइस क्या करेंगे? टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी एडवाइस करेंगे विद आइलियल पोर्ट्स, एनल एनास्टोमोसिस, ताकि जो है कोलोरेक्टल कैंसर आगे जाके भी ना। तो अब जो दूसरा एडेनोमेटस पॉलिप हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज एटेन्यूएटेड फैप। ये एक्चुअल में एटेन्यूएटेड फैप क्या है? फैप का ये वेरिएंट है। फैप के अंदर जो आपका पॉलिप का नंबर था वो मोर देन 100 था, यहाँ पर पॉलिप का नंबर क्या है? लेस देन 100 है। फैप के अंदर जो आपका रिस्क ऑफ कैंसर था वो 100% था, यहाँ पर जो रिस्क ऑफ कैंसर है वो 70% है। फैप का जो स्क्रीनिंग था हम 10 इयर्स के बाद करते थे, इसका स्क्रीनिंग हम आफ्टर 18 इयर्स करते हैं। फैप थोड़ा जल्दी हो जाता था, मतलब 30-40 की एज में हो जाता था। यहाँ पर एटेन्यूएटेड फैप जो है 45 से 55 साल की एज में होता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है आपके एटेन्यूएटेड फैप के अंदर, जो कि एक्चुअल में वेरिएंट है आपका फैप। जो तीसरा एडेनोमेटस पॉलिप हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर गार्डनर सिंड्रोम। अब गार्डनर सिंड्रोम भी भाई आपके फैप का ही वेरिएंट है। कैसे समझा? गार्डनर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है ना, फैप प्रेजेंट होता है और उसके साथ कुछ अलग बेनाइन ट्यूमर्स प्रेजेंट होता है। फैप के साथ क्या प्रेजेंट होता है? अलग बेनाइन ट्यूमर्स प्रेजेंट होता है। गार्डनर सिंड्रोम का सेम क्रोमोसोम है एज फैप, सेम जीन है एज फैप, सेम कैंसर के रिस्क है एज फैप, मतलब 100% कैंसर के रिस्क। ओके, सेम जीन मतलब 5q जीन, 5q के ऊपर एपीसी वाला जीन, सेम जीन, सब फैप जैसा। बस फैप के साथ एक क्या चीज एक्स्ट्रा रहेगी? बेनाइन ट्यूमर्स एक्स्ट्रा रहेंगे। यहाँ पर कौन से बेनाइन ट्यूमर्स एक्स्ट्रा रहते हैं? लाइपोमा, फाइब्रोमा, सेबेशियस सिस्ट, ऑस्टियोमा ऑफ जॉ एंड डेस्मॉइड ट्यूमर। ये आपके बेसिकली एक्स्ट्रा आपको जो है देखने को मिलेंगे गार्डनर सिंड्रोम के। ठीक है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर सेबेशियस सिस्ट और कोलोन कैंसर दोनों साथ में प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं ओल्ड फियर्ड सिंड्रोम। इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? ओल्ड फियर्ड सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेस्मॉइड ट्यूमर के बारे में। देखो, डेस्मॉइड ट्यूमर जो है आपको गार्डनर सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन डेस्मॉइड ट्यूमर बिना गार्डनर सिंड्रोम के भी मिल सकता है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? अगर नॉर्मली आपको डेस्मॉइड ट्यूमर मिल रहा है तो वो और डेस्मॉइड ट्यूमर इन गार्डनर सिंड्रोम दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों को अलग अलग से पढ़ते हैं। डेस्मॉइड ट्यूमर अगर आपको नॉर्मली मिलता है तो नॉर्मली ये क्या है? एक ट्यूमर है फाइब्रस शीथ का, जो अराइज करता है मोस्ट कॉमन साइट से, दैट इज एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, या फिर आप बोल सकते हो एंटीरियर रेक्टस शीथ, यहां से ऑरिजिनेट करता है। फीमेल्स के अंदर ये ज्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स, और ये इनकैप्सुलेटेड नहीं होता, जिसके कारण ये लोकली इन्वेड करता है। इनकैप्सुलेटेड नहीं होता, इसके कारण ये क्या करता है? लोकली इन्वेड करता है अपने आजू बाजू के ऑर्गन्स में। चूंकि ये लोकली इन्वेड करता है, इसका रिकरेंस रेट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल अदर बेनाइन ट्यूमर्स। इसलिए सर्जरी के अंदर आपका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? वाइड एक्सीजन है, ताकि रिकरेंस ना हो, इसलिए आप वाइड एक्सीजन करते हो डेस्मॉइड ट्यूमर के ट्रीटमेंट। तो दो चीज आपको इसमें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि
एनकैप्सुलेटेड नहीं है, लोकली इन्वेसिव है और एंटीरियर एब्डोमिनल शीथ से आता है। डेस्मॉइड ट्यूमर होता है गार्डनर सिंड्रोम का, पहली बात तो ये भी आपका लोकली एग्रेसिव है, इसमें कोई दो राय नहीं। डिफरेंस का पॉइंट यह है कि ये इंट्रा एब्डोमिनल है। नॉर्मल डेस्मॉइड ट्यूमर जो था वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अराइज कर रहा था, और जो डेस्मॉइड ट्यूमर है आपकी गार्डनर सिंड्रोम का, ये इंट्रा एब्डोमिनल होता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ फैप दिया गया है तो फैप ही होगा डायरेक्टली, विथ मोर देन 100 पॉलिप्स, 100% रिस्क ऑफ कैंसर। अगर आपको लेस देन 100% रिस्क ऑफ कैंसर है, मतलब 70% रिस्क ऑफ कैंसर है और पॉलिप्स का नंबर लेस देन 100 है, ओके, तो फिर और आपका 45 से 55 की एज में आपका कैंसर हो रहा है, तो आपका वो एटेन्यूएटेड फैप हो जाएगा। अगर सब सेम है आपके फैप जैसा, साथ में बेनाइन ट्यूमर्स है, लाइपोमा, फाइब्रोमा, सेबेशियस सिस्ट, ऑस्टियोमा ऑफ डेस्मॉइड ट्यूमर जैसे, तो वो आपका गार्डनर सिंड्रोम हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका एक टर्कॉट सिंड्रोम। टर्कॉट सिंड्रोम के दो वेरिएंट्स होते हैं, एक होता है फैप वेरिएंट और एक होता है एचएनपीसीसी वेरिएंट। ठीक है, जो फैप वेरिएंट होगा इसका सब सेम होगा, मतलब इसका भी जो एपीसी जीन का डिलीशन होगा ऑन दी क्रोमोसोम 5q, इसमें भी आपको जो है 100% रिस्क रहेगी कोलोरेक्टल कैंसर डेवलप हुई। तो फैप वेरिएंट का सेम फैप जैसा सारी चीजें होगी। ठीक है, बस आपको जो है इस टर्कॉट सिंड्रोम के अंदर देखने को क्या मिलने वाला है, एक कोलोरेक्टल कैंसर, कोलॉन कैंसर दिखने को मिलेगा, साथ में कोई एक सीएनएस ट्यूमर प्रेजेंट रहेगा एट दी यंग एज, तो आप डायग्नोसिस बना लीजिए टर्कॉट सिंड्रोम। ठीक है, और ये टर्कॉट सिंड्रोम काफी जल्दी हो जाता है एज में, 20 to 40 ईयर्स की एज में ही हो जाता है। रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर इज 70 to 80%। रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर कितना है? 70 to 80% है। इसमें मैंने बताया दो वेरिएंट होता है, फैप वेरिएंट और एचएनपीसीसी वेरिएंट। फैप वेरिएंट में जो सीएनएस ट्यूमर होता है वो होता है मेडुलोब्लास्टोमा, और एचएनपीसीसी वेरिएंट में जो सीएनएस ट्यूमर होता है वो होता है ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। मतलब क्या है बेसिकली, अगर कोलोरेक्टल कैंसर या फिर कोलोन कैंसर के साथ अगर मेडुलोब्लास्टोमा है तो ये हो जाएगा आपका फैप वेरिएंट ऑफ टर्कॉट सिंड्रोम। अगर कोलोन कैंसर के साथ आपके पास ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा? एचएनपीसीसी वेरिएंट ऑफ टर्कॉट सिंड्रोम। अब जो एचएनपीसीसी वेरिएंट है बेसिकली ऑफ टर्कॉट सिंड्रोम, इसमें जो आपको देखने को मिलता है सीएनएस ट्यूमर, दैट इज योर ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। देखो इसमें आपको ये याद रखना है कि एचएनपीसीसी ये जो डिसीज है ना, इसमें टोटल 6 जीन्स इंप्लीकेटेड होते हैं, और इन 6 जीन्स में से आपके जो दो जीन्स है MLH1 एंड PMS2, ये दोनों जीन्स आपके जो है कॉमन होते हैं टर्कॉट सिंड्रोम के एचएनपीसीसी वेरिएंट के साथ। इनमें भी ये दो जीन्स जो है इंप्लीकेटेड होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि आपके जो पॉलिप है इनका शेप के ऊपर आप जो है इनको डिवाइड कर सकते हो इन 3 टाइप्स। कुछ होते हैं आपके ट्यूबुलर पॉलिप्स जो कि पेडंकुलेटेड शेप के होते हैं, कुछ होते हैं आपके विलस पॉलिप्स जो कि सेसाइल शेप के होते हैं, और कुछ इनके बीच के होते हैं जिनको वो कहते हैं ट्यूबुलो विलस टाइप ऑफ पॉलिप्स। मोस्ट कॉमन अगर आप देखोगे तो मोस्ट कॉमन आपके ट्यूबुलर पॉलिप्स होता है। तो वही विलस पॉलिप्स की अगर हम बात करें तो विलस पॉलिप जो है ये हाईएस्ट रिस्क ऑफ कैंसर पोज करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया। इंसिडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी इज मैक्सिमम इन विलस एडिनोमा। ठीक है, विलस एडिनोमा जो है, विलस पॉलिप जो है, ये आपका मोस्ट हाईएस्ट रिस्क पोज करते हैं कैंसर। द मोस्ट कॉमन फेशियल एबनॉर्मलिटी इन गार्डनर सिंड्रोम, एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया जी नहीं, ओडोंटोमा जी नहीं, मल्टीपल ऑस्टियोमा ऑफ जॉ जी करेक्ट, डेंटल सिस्ट नहीं। तो जब हम गार्डनर सिंड्रोम पढ़ रहे थे तो उसमें ही हमने मल्टीपल ऑस्टियोमा जो था जॉ का ये पढ़ा था। फिर हम बढ़ते हैं कि आपके पास कोई पेशेंट आता है विथ द कंप्लेंट ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टम। अब उस पेशेंट का आपने किया कोलोनोस्कोपी, और कोलोनोस्कोपी के ऊपर आपको एक पॉलिप देखने को मिला। आपने उस पॉलिप की वायर लूप एंड कॉटरी की मदद से, उस वायर लूप एंड कॉटरी की मदद से आपने पॉलिपेक्टोमी कर दी, मतलब पॉलिप को निकाल के फेंक दिया। अब इस पॉलिप को आपने पैथोलॉजी लैब भेजा, उसका हिस्टोलॉजी हुआ, और पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि ये तो भाई एक्चुअल में कैंसर है। तो अब आपको फर्दर सर्जरी की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉलिपेक्टोमी सफिशियंट है। तो ये 5 चीजें अगर आपकी अवेलेबल है, प्रेजेंट है, अगर ये पांचों के पांचों चीजें, तो फिर आपको कोई फर्दर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पॉलिपेक्टोमी सफिशियंट होगा। लेकिन ये पांचों की पांचों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। पहली चीज क्या है कि एक तो मार्जिन आपका मोर देन 2 मिलीमीटर होना चाहिए, कोई लिम्फोवेस्कुलर इंक्लूजन नहीं होना चाहिए, लो ग्रेड का कैंसर होना चाहिए, और ये पॉलिप जो आपने रिमूव किया है ये इंटैक्टली रिमूव करना चाहिए, और हैगेट स्टेज 0 to 3 तक जो है आपका होना चाहिए, हैगेट स्टेज 0 to 3 होना चाहिए। तो टोटल 5 आपके क्या है कंडीशंस है जिसमें कोई फर्दर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ पॉलिपेक्टोमी जो है होता है वो सफिशिएंट होता है। अब आपको हैगेट क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। हैगेट क्लासिफिकेशन आपका ट्यूबुलर एडेनोमा और विलस एडेनोमा के लिए अलग अलग होता है। इसमें अगर स्टेज 0 है तो कार्सिनोमा इन सिटू है,
स्टेज 1 है तो कैंसर आपका हेड तक एक्सटेंड कर रहा है। स्टेज 2 है तो आपका जो कैंसर है वो नेक तक एक्सटेंड कर रहा है। स्टेज 3 में आपका जो कैंसर है वो स्टॉक तक एक्सटेंड कर रहा है। स्टेज 4 में जो आपका कैंसर है वो बेस तक एक्सटेंड कर रहा है। इसमें जो स्टेज 0, 1, 2 है, इसमें तो हमेशा पॉलीपेक्टोमी ही करनी है। स्टेज 0, 1, 2 में आपको जो है हमेशा पॉलीपेक्टोमी ही करनी है। स्टेज 3 के अंदर यूजुअली आप पॉलीपेक्टोमी करते हो। स्टेज 3 के अंदर जो है आप यूजुअली पॉलीपेक्टोमी करते हो, और स्टेज 4 के अंदर फर्दर सर्जरी की जो है जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हाँ, स्टेज 3 के बारे में आपको याद रखना है, ये स्टॉक को रिप्रेजेंट करता है, मतलब स्टॉक तक कैंसर पहुंचा हुआ है। स्टेज 3 के अंदर यूजुअली पॉलीपेक्टोमी करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ केस में आपको जो है सर्जरी, फर्दर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। विलस एडिनोमा के अंदर अगर आप देखोगे तो स्टेज 0, 1, 2, 3, 4 नहीं है, सिर्फ 0 स्टेज है और 0, 4 स्टेज है। स्टेज 0 मतलब कार्सिनोमा इन स्टेज 2, और स्टेज 4 मतलब आपका कैंसर जो है बेस तक आ चुका है। ठीक है, ठीक है। ये सवाल है पीवाईक्यू, नीट 2021 का सवाल है, ये ज्यादा पुराना नहीं। हैगेट्स क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक पॉलिप है जो नेक को इन्वेड कर रहा है इन बिटवीन हेड एंड स्टॉक, तो ये कौन सी हैगेट प्लस हैगेट लेवल है अकॉर्डिंग टू द हैगेट क्लासिफिकेशन? हेड क्या होता है? स्टेज 1 होता है। स्टॉक क्या होता है? स्टेज 3 होता है। इनके बीच में होता है नेक्स्ट स्टेज 2, और स्टेज 0 होता है कार्सिनोमा इन सी 2, और स्टेज 4 होता है आपका बेस। तो यहाँ पर नेक है आपका स्टेज 2, आंसर हो जाएगा स्टेज 2। फिर हम बात करते हैं, ये वही है, लेवल 0 मतलब कार्सिनोमा इन situ, लेवल 1 मतलब हेड ऑफ द पॉलिप, लेवल 2 मतलब आपका नेक ऑफ द पॉलिप, लेवल 3 ऑफ द मतलब स्टॉक ऑफ द पॉलिप, लेवल 4 मतलब बिलो द स्टॉक, दैट इज बेसिकली द बेस ऑफ द पॉलिप। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सारे के सारे एडेनोमेटस पॉलिप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं हमार्टोमेटस पॉलिप्स के बारे में। तो हमार्टोमेटस पॉलिप्स के अंदर सबसे पहले जो हम बात करते हैं दैट इज योर प्यूट्स जेगर सिंड्रोम। ये भी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है, जिसके अंदर STK11 LKB1 जीन ये इम्प्लीकेटेड होता है, और ये जीन बेसिकली प्रेजेंट होता है ऑन दी क्रोमोसोम नंबर 19। ठीक है। ये पॉलिप शुरू कहां पर होता है? ये शुरू होता है जेजुनम डिओडेनम के ऊपर, जो कि आपकी इसकी मोस्ट कॉमन साइड भी है, और ये प्रॉक्सिमल मिडगट से शुरू होता है, मतलब जेजुनम डिओडेनम से ही एक्चुअल में शुरू होता है। ठीक है। ये इसमें जो है आपको एक और एडिशनल चीज देखने को मिलेगी। एक तो बहुत सारे पॉलिप्स आपको जीआईटी के अंदर देखने को मिलेंगे इन प्यूट जेगर सिंड्रोम, उसके साथ आपको जो है मेलानोसिस दैट इज पिगमेंटेशन आपको म्यूकोक्यूटिनियस जंक्शन के ऊपर, दैट इज लिप्स के ऊपर आपको जो है पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ये प्यूट्स जेगर सिंड्रोम जो है इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ जीआईटी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, टेस्टिस एंड ओवरी कैंसर। तो जीआईटी के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क जो है ये बढ़ाता है वो कोलोन कैंसर की, फॉलोड बाय पैंक्रियास, फॉलोड बाय स्टमक एंड फॉलोड बाय जीआई। टेस्टिस और ओवरी के अंदर ये इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ सर्टोली सेल कैंसर। और जब आप इसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो आपको जो है आर्बोराइजिंग पैटर्न ऑफ पॉलिप फॉर्मेशन दिखेगा टुवर्ड्स द एपिथेलियल लेयर। और जो लो पावर पे अगर आप देखोगे तो इसका जो है क्रिसमस ट्री अपीयरेंस देखने को मिलता है। लो पावर पे आपको जो है क्रिसमस ट्री अपीयरेंस जो है देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत। तो ये दो चीजें आप याद रखें फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्योर जेगर सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैब जितना ही। आपको जीआईटी में पॉलिप है प्लस लिप्स के ऊपर मेलानोसिस पिगमेंटेशन है, आपका डायग्नोसिस प्यूर्स जेगर सिंड्रोम। ठीक है। और लो पावर पे आपका क्रिसमस ट्री अपीयरेंस, हिस्टोपैथोलॉजी पे आर्बोराइजिंग पैटर्न ऑफ पॉलिप। ठीक है, ठीक है जी। तो अब कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, अबाउट प्यूर जेगर सिंड्रोम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ये पीजीआई का सवाल है तो मल्टीपल आंसर इसके करेक्ट रहेंगे। ट्रू पूछा है, प्यूर जेगर सिंड्रोम हमाटोमेटस है, करेक्ट है। आर्बोराइजिंग पैटर्न दिखता है, जी हाँ करेक्ट है। ऑटोसोमल रिसेसिव यानी डोमिनेंट है। अकर्स इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, ये भी ट्रू है भाई। हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी आपका प्योर जेगर सिंड्रोम जो है वो हो जाता है। फैब जो होता था, फैब के लिए होमोजाइगस कंडीशन चाहिए होती, मतलब दोनों एलिल्स डिलीटेड होने चाहिए एपीसी के, तब जाके आपका जो है फैप होता है, याद रखें। और ये प्योर जेकर सिंड्रोम जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी हो जाता है। फिर ये सवाल आप पूछे कि इसमें बोला क्या गया है, एक 17 साल का मेल है जिसको हॉस्पिटल में लाया गया ड्यू टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंटरसेप्शन। सर्जरी के दौरान मल्टीपल पॉलिप्स आपको मिले स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। वन ऑफ द पॉलिप वाज रिमूव्ड, जिसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेज आपको दी गई है, और ये क्लासिकल आपका आर्बोराइजिंग पैटर्न दिख रहा है इस हिस्टोपैथोलॉजिकल इमेज के अंदर। तो योर डायग्नोसिस इज हमाटोमेटस पॉलिप, दैट इज योर एक्चुअल में प्योर जेगर सिंड्रोम। ठीक है। अब एक चीज आप याद रखें कि कभी भी आपके पॉलिप का सवाल है ना, तो वो इंटरसेप्शन से उसे कनेक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्शन के अंदर पॉलिप जो है ये कभी कभार बहुत बार जो है आपके लीड पॉइंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है?
लीड पॉइंट की तरह काम करता है और इंटरसेप्शन कॉज करवाता है। तो अगर आपको दिख जाए पॉलिप्स इन इंटेस्टाइन प्लस लिप पिगमेंटेशन, तो इसके कारण भी आपको जो है इंटरसेप्शन हो सकता है, दैट इज प्योर जगर सिंड्रोम के कारण जो है इंटरसेप्शन हो सकता है। कैसे डायग्नोस करते हो इंटरसेप्शन को? आपको सीटी के ऊपर ऐसा टारगेट साइन जो है देखने को मिल जाएगा सीटी स्कैन के ऊपर, ये मेलानोसिस या फिर पिगमेंटेशन ऑफ म्यूकोक्यूटेनस जंक्शन, और ये पॉलिप्स आपको दिख रहा है जीआईटी के ऊपर। फिर हम बात करते हैं आपके काउडेन सिंड्रोम के बारे में। तो काउडेन सिंड्रोम अगेन ये क्या है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है जो क्रोमोसोम 10 के ऊपर प्रेजेंट होता है। आपका ये P10 जीन उसका म्यूटेशन के कारण होता है काउडेन सिंड्रोम। इसमें जो कैंसर के रिस्क है आपके कोलन की वो लेस है, देयर इज डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ कोलन कैंसर। ठीक है, आगे मैं एक और सिंड्रोम बताऊंगा जो कि नॉन फैमिलियल होगा, उसे हम क्रॉनकाइट कनाडा सिंड्रोम बोलेंगे। उसके अंदर भी जो कोलन कैंसर की रिस्क थी वो कम थी। काउडेन सिंड्रोम के अंदर अलग दूसरे आपके ट्यूमर जो है वो बन सकता है, जिसमें से ये जो चार है आपके मेजर क्राइटेरिया के अंदर भी आते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ काउडेन सिंड्रोम, दैट इज मैक्रोसेफेली प्लस मेंटल रिटार्डेशन, लहरमाइट डक्लॉस सिंड्रोम, फॉलिकुलर थायराइड कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। तो ये चार तो आपके मेजर क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए मैक्रोसेफेली प्लस मेंटल रिटार्डेशन, लहरमाइट डक्लॉस सिंड्रोम, थायराइड कैंसर, फॉलिकुलर वेरिएंट का एंड ब्रेस्ट कैंसर। उसके अलावा आपके जो ट्यूमर्स काज कर सकता है काउडेन सिंड्रोम, दैट इज यूटेराइन कैंसर, स्किन फेशियल ट्रैकिलोमा, रेनल ट्यूमर, पाल्मर हाइपरकेराटोसिस, ग्लाइकोजन एक्यांथोसिस, ये भी आपका जो है काउडेन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मेजर क्राइटेरिया के अंदर ये चार चीजें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जुवेनाइल पॉलिपोसिस के बारे में। ये भी आपका हमाटोमेटस पॉलिप, ये जुवेनाइल पॉलिपोसिस, जिसमें SMAD4 जीन या फिर BMPRA जीन, इन दोनों का म्यूटेशन में से किसी एक का म्यूटेशन होता है। इसमें मोर देन 5 पॉलिप्स प्रेजेंट होता है, कैंसर के रिस्क 20% होती है, और ये लेस देन 40 ईयर्स की एज में हो जाता है। तो एक टर्कॉट सिंड्रोम था, दो जो है बेसिकली आपके 20 से 40 साल की उम्र में जाता था, और दूसरा जुवेनाइल पॉलिपोसिस है जो कि लेस देन 40 ईयर्स की एज में जो है हो जा रहा है। अब ये जुवेनाइल पॉलिपोसिस का कुछ 20% तो रिस्क है ना कैंसर डेवलप करने का। एक चीज होती है जुवेनाइल पॉलिप। जुवेनाइल पॉलिप ये भी एक फैमिलियल कंडीशन है जिसमें आपको सिंगल रेक्टल पॉलिप देखने को मिलता है। जुवेनाइल पॉलिप जिसमें क्या है, आपको सिंगल रेक्टल पॉलिप जो है देखने को मिलता है। ओके, और पेशेंट आता और हमेशा ये जुवेनाइल पॉलिप जो है लेस देन 10 ईयर्स के बच्चे में रहेगा। ब्लीडिंग पर रेक्टम की कंप्लेंट के साथ आपका ये छोटा बच्चा आएगा 10 साल से कम की उम्र का, और ये जो ब्लीडिंग होगी पेनलेस होगी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेनलेस ब्लीडिंग पर रेक्टम इज योर जुवेनाइल पॉलिप, और ये 100% बेनाइन होता है। क्या होता है 100% क्या होता है, बेनाइन होता है। फिर हम बात करते हैं मूर टॉयर सिंड्रोम के बारे में। देखो मूर टॉयर सिंड्रोम जो होता है ये आपके HNPCC का ही वेरिएंट है। HNPCC का हमने टर्कॉट सिंड्रोम के अंदर एक वेरिएंट पढ़ा जो कि बेसिकली क्या था, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे प्लस कोलोन कैंसर। तो इस मूर टॉयर सिंड्रोम के अंदर इट इज बेसिकली कोलोन कैंसर प्लस सेबेशियस एडेनोमा। सेबेशियस एडेनोमा क्या है, स्किन ट्यूमर है जो देखने को मिलता है मूर टॉयर सिंड्रोम के अंदर। तो ये भी दो जीन्स को शेयर करता है HNPCC के साथ, वो तो MLH1 एंड MSH2। उसके अलावा जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसकी भी रिस्क आपका मूर टॉयर सिंड्रोम जो है वो इंक्रीज कर देता है। फिर ये सारे हफ्तों हमने बेसिकली फैमिलियल कॉजेस पढ़ रहे थे। फैमिलियल कॉजेस में सारे पॉलिप्स हमने एडेनोमेटस पॉलिप्स, हमाटोमेटस पॉलिप्स सारे खत्म कर दिए। अब हम बात करते हैं आपके नॉन पॉलिपोसिस वाली कंडीशन के बारे में, दैट इज HNPCC, जो कैंसर डेवलप करेगी, हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलन कैंसर। ये भी एक फैमिलियल कंडीशन है और ज्यादा मोस्ट कॉमन फैमिलियल कंडीशन है एक्चुअल में। मैंने नॉर्मली कोलोरेक्टल कैंसर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये लेफ्ट साइड के जो कैंसर होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के ज्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू राइट। लेकिन HNPCC जो कैंसर कॉज करवाता है वो राइट साइड में ज्यादा कंफर्टेबल होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड। और HNPCC का जो है बेटर प्रोग्नोसिस होता है इनसाइड द कोलोरेक्टल कैंसर। पूरे जीआईटी के कैंसर के अंदर जो आपका कोलोरेक्टल कैंसर है इसका सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, और पूरे कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर जो आपका HNPCC होता है इसका सबसे अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। अब ये HNPCC दैट इज हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलन कैंसर, इसको भी हमने दो नाम दिए हुए, दो भागों में बांटा है, एक लिंच 1 लिंच 2। लिंच 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोलन कैंसर होता है, लिंच 2 के अंदर कोलन कैंसर के साथ साथ दूसरे कैंसर भी होते हैं। अब दूसरे कैंसर कौन कौन से होते हैं अगर आप देखोगे तो मोस्ट कॉमन कैंसर इन HNPCC दैट इज योर कोलन कैंसर। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द HNPCC इट इज योर यूटेरस का कैंसर। उसके अलावा स्किन के अंदर अगर सेबेशियस एडेनोमा है और साथ में कोलोरेक्टल कैंसर है तो आपका म्यूर टॉर सिंड्रोम हो जाता है। साथ में अगर आपके पास कोलोन कैंसर है मतलब कोलोरेक्टल कैंसर है और न्यूरोलॉजिकली आपको जो है
जीबीएम दैट इज ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म में देखने को मिल रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा क्लिनिकली, वो आपका टर्कॉट सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपको बताया गया है कि दूसरे जो आपके कैंसर कॉज कर सकता है लिंच टू, उसमें आपके पास यूरोलॉजिकल ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी कॉज करवा सकता है अपर ट्रैक्ट का। देखो क्या होता है ना, जहां से ये ब्लू लाइन हमने शुरू की है, वहां से लेकर ये पूरा का पूरा आपका ट्रांजिशनल सेल के थ्रू बना होता है। ठीक है, पूरा का पूरा आपके किसके थ्रू बना होता है, ट्रांजिशनल सेल्स के थ्रू जो है बना होता है। 90% ऑफ ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा जो होते हैं वो आपके ब्लैडर के अंदर होता है, और ऐसे पेशेंट जिनके पास ब्लैडर का कार्सिनोमा है, उनके कैंसर का अपर ट्रैक्ट में जाना नियर टू इम्पॉसिबल होता है, सिर्फ 5% रिस्क होती है। लेकिन अगर पेशेंट को अपर ट्रैक्ट का ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है, तो उसके नीचे मतलब ब्लैडर में आने की जो चांसेस है वो नियरली 40% होता है, तो बहुत इजीली आ सकता है। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो जो आपका लिंच टू है एचएनपीसीसी के अंदर, वो यूरोलॉजिकली ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कॉज करता है अपर ट्रैक्ट का ट्रांजिशनल सेल कैंसर जो है वो कैरी आउट किया जाता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपके जीन्स वगैरह के बारे में। तो जो आपका एचएनपीसीसी है, ये एक्ट करता है थ्रू मिसमैच रिपेयर जीन, एमएमआर जीन के थ्रू जो है बेसिकली आपका एचएनपीसीसी ये काम करता है। एंड दिस एमएमआर जीन एक्ट थ्रू माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी। ये आपका जो मिसमैच रिपेयर जीन है, दिस एक्ट थ्रू माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी। तो टोटल 6 जीन जो इंप्लीकेटेड होता है एचएनपीसीसी के अंदर, वो हमने आपके यहाँ पर इनिमरेट किया गया। इसमें से जो MSH2 और MLH1 जो है, ये मूर टॉर सिंड्रोम के लिए चाहिए। उसके अलावा जो आपका PMS2 और आपका MLH1, ये दोनों के दोनों आपके टर्कॉट सिंड्रोम के अंदर भी कॉमन आता है। म्यूर टॉर सिंड्रोम क्या था, इट वॉज सेबेशियस एडेनोमा प्लस सिस्ट। टर्कॉट सिंड्रोम के अंदर क्या था, टर्कॉट सिंड्रोम का तो बहुत इजी है आपको याद रखना, इट इज योर CNS ट्यूमर प्लस कोलोन कैंसर। ठीक है, यहाँ पर गलती से मैंने सिस्ट बोल दिया क्या, सिस्ट नहीं, सेबेशियस एडेनोमा प्लस कोलोन कैंसर भाई। ठीक है, ठीक है। फिर अब क्या है ना, कोई पेशेंट है आपके पास, और उस पेशेंट के अंदर आपको जो है जीआईटी के अंदर पॉलिप नहीं मिल रहे, लेकिन फैमिलियल कंडीशन पॉजिटिव है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो आपको ये मॉडिफाइड एम्स्टरडैम क्राइटेरिया पता होना चाहिए। अगर ये आपका पॉजिटिव हो जाता है, मॉडिफाइड एम्स्टरडैम क्राइटेरिया, तो फिर आप ये मान लोगे कि उस पेशेंट के अंदर एचएनपीसीसी है। पहला, जो डेवलपमेंट है कैंसर का वो लेस देन 50 ईयर्स की एज में होना चाहिए। 2 सक्सेसिव जनरेशन को कैंसर होना चाहिए। ओके, 2 सक्सेसिव जनरेशन शुड हैव कैंसर, एज शुड बी लेस देन 50 ईयर्स, एंड 3 फैमिली मेंबर्स शुड आल्सो हैव कैंसर। एक्सटेंडेड फैमिली की यहाँ पर बात चल रही है कि 3 नियरली फैमिली मेंबर्स को जो है कैंसर होना चाहिए। इसमें से 3 में से 2 जो होने चाहिए वो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के बारे में। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, अगर आपको वो देखो तो सबसे पहला प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है इस्ट्रोजन, जो आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर देते हो। फॉर कोलोन एंड ओवरी कैंसर इट इज प्रोटेक्टिव। डाइट के अंदर फाइबर, सेलेनियम, कैल्शियम एंड लो फाइबर डाइट, सॉरी लो फैटी डाइट एंड हाई फाइबर डाइट, ये भी आपका डाइट के अंदर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के अंदर आ जाएगा। मेटफॉर्मिन एंड कॉक्स इनहिबिटर्स लाइक डिस्प्रिन एंड सेलेंडाक, ये भी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में आ जाता है। इस सवाल के आपको पूरा तो सॉल्व नहीं करना, बस ये आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके लिए यहाँ पर लगाया कोलोन कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेटफॉर्मिन। ठीक है, एक बार अगर रिवाइज करवा दो सबसे फास्ट फास्ट, सब तो इजिली हो जाएगा। कोलोरेक्टल कैंसर मेल्स के अंदर प्रिपोर्टेंस मोर देन फीमेल्स, मोर देन 55 ईयर्स की एज में होगा। मोस्ट कॉमन जीआई कैंसर है, मोस्ट कॉमन कॉज कैंसर डेथ के इन जीआईटी। लेफ्ट साइड के अंदर ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड। अगर ऑप्शन को सेपरेटली दिया गया तो रेक्टम को मार्क करके आना। रिस्क फैक्टर्स के अंदर डाइट के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, कैल्शियम एंड सेलेनियम, रेड मीट, लो फाइबर डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल से नाइट्रोसो कंपाउंड जो कि हाई रिस्क होते हैं स्टमक कैंसर के लिए, लो रिस्क होते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के लिए, ओबेसिटी एंड हाई फैटी डाइट, ऑल जीआईटी एडेनोकार्सिनोमा। पोस्ट कोलेसिस्टेक्टोमी चूंकि बाइल का कंपोजिशन चेंज होता है, देयर इज इंक्रीज ऑफ रिस्क ऑन द कैंसर ऑफ राइट साइड, दैट इज कोलन, पैंक्रियास फॉलोड बाय स्टमक। फिर हम बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन डिसीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये ज्यादा रिस्क पोज करती है एज कम्पेयर टू क्रॉन डिसीज। अल्सरेटिव कोलाइटिस का अल्सरेटिव पार्ट कैंसर को डेवलप करता है। पहले 10 साल तक अप टू फ्रॉम द डायग्नोसिस देयर इज 2% रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर। फिर 20 साल तक देयर इज 8% चांस ऑफ डेवलपिंग कैंसर। फिर 30 ईयर्स तक देयर इज 18% ऑफ डेवलपिंग कैंसर। फिर हम बात करते हैं फैमिलियल कॉजेस के बारे में, जिसके अंदर पॉलिप आता है, एचएनपीसीसी आता है। पॉलिप के अंदर 2 टाइप के होते हैं, एडिनोमाइटिस पॉलिप, हमाटोमाइटिस पॉलिप। इसमें अगर आप देखोगे फैमिलियल कॉजेस के अंदर एचएनपीसीसी ज्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू दी पॉलिप्स एंड ऑल। अब एडेनोमाइटिस पॉलिप की अगर हम बात करते हैं तो एडेनोमाइटिस पॉलिप के अंदर सबसे पहला बात करते हैं हम फैप के बारे में। फैप
ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है, क्रोमोसोम 5q के ऊपर आपका एपीसी जीन का डिलीशन होता है जिसके कारण बीटा कैटेनिन पाथवे का एक्टिवेशन होता है। ये सारी चीजें इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी रट ले लीजिएगा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है फैप का, जिसके अंदर एडेनोमेटस पॉलिप होनी चाहिए मोर देन 100 और साथ में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होनी चाहिए। नेचुरल कोर्स ऑफ डिसीज की अगर बात करते हैं तो पहला पॉलिप आपका मोर देन 12 ईयर्स की एज में आता है, 12 से 20 साल की एज के अंदर। नंबर 1 नंबर जो होता है आपके पॉलिप का, ये नेक्स्ट डिकेड के अंदर मतलब सेकंड थर्ड डिकेड के अंदर जो नंबर है पॉलिप का ये बढ़ते रहता है और मोर देन 100 पॉलिप्स हो जाता है। इसलिए जो एज ऑफ स्क्रीनिंग है वो मोर देन 10 ईयर्स रखती है, क्योंकि आपका 12 साल तक तो मोस्टली पॉलिप जो है वो आता भी नहीं है, तो इसलिए एज ऑफ स्क्रीनिंग इज 10 ईयर्स वाया सिग्मोइडोस्कोपी एंड कोलोनोस्कोपी। फिर हम बात करते हैं कि आफ्टर दी 100 पॉलिप्स, 100 पॉलिप्स होने के बाद नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर जो कैंसर की रिस्क होती है वो 100% होती है। मतलब सेकंड डिकेड के अंदर पहला पॉलिप आया, थर्ड डिकेड के अंदर जो पॉलिप का नंबर है वो मोर देन 100 हुआ, और फोर्थ डिकेड के अंदर जो आपका कैंसर का रिस्क है वो 100% हो गया और पूरी तरीके से आपका कैंसर से लड़ गया। ठीक है, तो अब ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर कैंसर के रिस्क 100% है, उनमें आप एडवाइस करते हो टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी, इसमें हम आइलियल पाउच एनल एनास्टोमोसिस करते हैं। ये प्रैक्टिकली प्रोफाइलेक्टिकली आप करते हो थर्ड और फोर्थ डिकेड के अंदर। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर जीआईटी का फैप के बाद जो है वो आपका पेरियम्पुलर कैंसर है। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल कैंसर पैपिलरी वाला थायराइड, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन सीएचआरपी। फिर हम बात करते हैं एटेन्यूएटेड फैप, लेस देन 100 पॉलिप्स होता है, रिस्क ऑफ कैंसर 70 होता है और एज जो होती है 45 से 55 होती है। स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर इज डन इन मोर देन 18 ईयर्स। कार्डनर सिंड्रोम के अंदर फैप प्लस अदर बेनाइन ट्यूमर जैसे कि लाइपोमा, फाइब्रोमा, सेबेसियस, ऑस्टियोमा ऑफ जॉन, डेस्माइड ट्यूमर होता है। सेबेसियस प्लस कोलन कैंसर जो होता है वो बेसिकली आपका ओल्डफील्ड सिंड्रोम होता है। डेस्माइड ट्यूमर ऑफ दिस नॉर्मल और डेस्माइड ट्यूमर इन गार्डनर सिंड्रोम अलग अलग होता है। ये नॉन कैप्सुलेटेड होता है, लोकली इन्वेसिव होता है, ये इंट्रैप्टेबल होता है। टर्कॉट सिंड्रोम के अंदर क्या करता है आपका सीएनएस ट्यूमर प्लस कोलन के अंदर दो वेरिएंट होता है। फैप वेरिएंट के अंदर मेडुलोब्लास्टोमा, एचएनपीसी वेरिएंट के अंदर ग्लायोब्लास्टोमा। दो टाइप के आपके पॉलिप्स होते हैं, पेडंकुलेटेड और आपके सेसाइल। सेसाइल को हम विलस कहते हैं जिसकी हाईएस्ट रिस्क ऑफ कैंसर होती है। मोस्ट कॉमन आपका ट्यूबुलर होता है जो कि 75% होता है। अगर आपने पॉलिपेक्टोमी की और हिस्टोलॉजी को भेज दिया और पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि कैंसर था, तो ये 5 चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके बाद अगर पॉलिपेक्टोमी आपने कर लिया तो कुछ फर्दर सर्जरी की जरूरत नहीं है। पहला, मार्जिन शुड बी मोर देन 2 मिलीमीटर, कोई लिम्फोवास्कुलर इन्वेजन नहीं होना चाहिए, लो ग्रेड का होना चाहिए, पॉलिप इंटैक्ट रिमूव होना चाहिए, हैगेट स्टेज 0 to 3 होनी चाहिए। हैगेट स्टेज की अगर हम बात करते हैं, कार्सिनोमा इन सिटू 0, कार्सिनोमा हेड स्टेज 1, नेक की स्टेज 2, स्टॉक की 3, बेस का 4। मतलब अगर कैंसर आपके नेक तक पहुंचता है तो वो स्टेज 2 हो जाता है हैगेट क्लासिफिकेशन का। सेसाइल के अंदर दो स्टेज होती है, 0 और 4। 0 मतलब कार्सिनोमा इन सिटू और 4 मतलब बेस तक आ चुका है कैंसर। फिर हम बात करते हैं आपके हेमाटोमाइकोसिस पॉलिप के बारे में। प्यूर जगर सिंड्रोम, ये क्या होता है? पॉलिप होता है जीआईटी के अंदर, साथ में पिगमेंटेशन मेलानोसिस होता है, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन लाइक लिप्स। इसमें ये बेसिकली कैंसर के रिस्क बढ़ा देता है, कोलॉन, पैंक्रियास, स्टमक एंड जीआई कैंसर के, ब्रेस्ट, लंग, टेस्टिस एंड ओवरी के। काउडन सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, काफी जो रिस्क होती है कैंसर डेवलप करने की वो लेस होती है। पी10 जीन यहाँ पर इंप्लीकेटेड होता है क्रोमोसोम 10 के ऊपर। जो ट्यूमर्स यहाँ पर मोस्ट कॉमनली होते हैं वो 4 होते हैं, जो कि मेजर क्राइटेरिया का भी पार्ट है काउडन सिंड्रोम के लिए। ब्रेस्ट कार्सिनोमा, थायराइड फॉलिकुलर, लेरमाइड डुक्लास सिंड्रोम एंड माइक्रोसेफेली एंड मेंटल रिटार्डेशन। जोवेनाइल पॉलिपोसिस के अंदर 2 जन इंप्लीकेटेड होते हैं, SMAD4 एंड BMPR1 जॉइन। मोर देन 5 पॉलिप बेसिकली आपकी जोवेनाइल पॉलिपोसिस के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। कैंसर रिस्क सिर्फ 20% होती है और लेस देन 40 ईयर्स के अंदर आपका ये जुवेनाइल पॉलिपोसिस होता है। मूर टॉर सिंड्रोम इज अ वेरिएंट ऑफ एचएनपीसीसी, जिसके अंदर कोलोन कैंसर के साथ सेबेशियस एडेनोमा होता है। इसलिए 2 जीन जो आपके एचएनपीसीसी होते हैं वो आपके यहाँ पर भी इंप्लीकेट होते हैं मूर टॉर सिंड्रोम के अंदर। फिर नॉन फैमिलियल के अंदर क्रॉनकाइट कैनाडा सिंड्रोम है। ये नॉन फैमिलियल है, मतलब ये भी आपका जो कैंसर का रिस्क होता है कोलोन कैंसर का, काउडन सिंड्रोम की तरह रिस्क इसका कम होता है। ये सारा मेंट्रियर डिसीज जैसा है, इसमें भी आपका म्यूकोजा थिक होगा, फोविलर हाइपरट्रॉफी होगी, म्यूकोसा सेल का लॉस होगा और आपका बेसिकली प्रोटीन का भी लॉस होगा। लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा जो चीज होती है वो ये होती है एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया, जिसमें स्किन पिगमेंटेशन, एलोपेशिया और नेल डिस्ट्रोफी ये प्रेजेंट होता है। एचएनपीसीसी के अंदर 2 टाइप्स है, ये राइट साइड में ज्यादा कॉमन होता है, बेस्ट प्रोग्नोसिस है। लिंच 1, लिंच 2। लिंच 1 के अंदर सिर्फ कोलोन कैंसर होता है, लिंच 2 के अंदर कोलोन कैंसर के साथ दूसरे कॉजेज भी होते हैं। सेकंड, पहला मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ दिस लिंच 2 सिंड्रोम इज योर कोलोरेक्टल कैंसर। सेकंड मोस्ट इज योर यूटेरस का कैंसर, फॉलोड बाय स्किन के अंदर अगर सेबेशियस एडेनोमा और प्लस कोलोन कैंसर तो वो मूर टॉर हो जाएगा। अगर स्किन के अलावा अगर आपके पास न्यूरोलॉजिकल सीएनएस ट्यूमर है, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे, और उसके साथ ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे के साथ आपके पास जो है कोलोन कैंसर है, तो वो हो जाएगा आपका टर्कॉट सिंड्रोम। फिर ये 6 जीन्स आपके इंप्लीकेटेड होता है एचएनपीसीसी के अंदर। ये एक्ट करते हैं वाया मिसमैच रिपेयर जीन, एमआर जो कि खुद आपके माइक्रोस्टेबिलिट इंस्टेबिलिटी के थ्रू जूझते हैं, और ये 4 प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होता है। अगले लेक्चर में सीआरसी को हम दैट इज कोलोरेक्टल कैंसर को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।